तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, और इसका पाठ नंबर 7 मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पाठ का नाम है विज्ञानाचार्य डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ आपको कक्षा 12 की नैतिक शिक्षा की जो ये किताब है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर की वीडियोस एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी एग्जाम के लिए, और साथ में जो है सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी वेबसाइट पे। तो प्लेलिस्ट का लिंक भी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ये प्यारी सी कहानी है, छोटी सी। विज्ञानाचार्य, विज्ञानाचार्य समझते हो ना, विज्ञान का आचार्य, एक्सपर्ट थे विज्ञान के, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। अब इनकी कहानी है, इनके संघर्ष की कहानी, इन्होंने क्या करा वो चीज़ हमें इस चैप्टर में मिलेगी। छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, शॉर्ट, ऐसे जैसे समरी होती है ना किसी के जीवन की, वैसा सा ही ये चैप्टर है। चलो समझते हैं, जानते हैं इनके बारे में भी, पढ़ते हैं इन्होंने क्या किया था। जगदीश चंद्र का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल के मैमनसिंह जिले में हुआ। अभी एक जगह है बंगाल में, तो वहां पे हुआ था इनका जन्म, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। अब देखो, हमने नाम क्यों नहीं सुना अभी के टाइम पे, हम तो जब पैदा हुए भाई हमें पढ़ाई नहीं जाती ये चीज़ें। मैमन सिंह वगैरह वहाँ की जगह है, क्योंकि वो अब बांग्लादेश में चली जा चुकी है, और बांग्लादेश अपना देश नहीं है, वो विदेश हो चुका है। सो इसीलिए हम उनके बारे में नहीं जानते और कम ही सुनने को मिलता है। अब यहाँ इनके पिता जो है ना डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, मतलब अधिकारी थे उस टाइम पे। इनके पिता का नाम भगवान चंद्र बसु और माता का नाम था बामा सुंदरी बसु। तो ये दो, इनकी माँ का नाम और पिता का नाम ऐसे था। इनके जीवन का पिता के उदारतापूर्ण व्यवहार का काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ा इनके जीवन पर, जो है ना उनके पिता, जैसे अब आपके पिता है, आपको गाइड करते हैं, ये कर लो बेटा वो कर लो, आपको सिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें, या माँ सिखाती है, तो उन्हीं का असर पड़ता है। तो माँ का पड़ेगा या पिता का पड़ेगा, तो इनके ऊपर पिता का प्रभाव पड़ा, जिससे उन्होंने अंत तक निभाया भी है। उनका परिवार शिक्षित एवं धार्मिक विचारों वाला था, जिसमें रामायण, गीता, महाभारत पढ़े जाते थे। देखो आजकल जो है ना, आजकल तो क्या मतलब, पहले के टाइम पे और आज के टाइम पे भी ज़्यादातर, आजकल तो वैसे पढ़ने लिखने का, ये चीज़ें पढ़ने का शौक खत्म हो चुका है, लेकिन हाँ फिर भी सुनने को मिलता है, पहले परिवारों में पढ़ाई जाती थी ये चीज़ें। और ये भी ऐसा ही एक धार्मिक हिंदू परिवार था। उन्हें कर्ण के जीवन से बहुत प्रेरणा मिली। कर्ण, वही महाभारत वाला कर्ण यार, जो बहुत बड़ा दानी था, उसी से उनको बहुत बड़ी प्रेरणा, बहुत प्रेरणा मिली थी, जिनके आधार पर उन्होंने जीवन में संघर्ष करते रहना सीखा। ये हार से ही विजय का जन्म होना मानते थे, यानी कि तुम बार बार हारते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब तुम्हारी सफलता आएगी दुनिया हिल जाएगी। तो यही कहीं इनका लॉजिक था। उनके पिता ने उन्हें अंग्रेजी माध्यम की बजाय बांग्ला और हिंदी की जानकारी रखने पर बल दिया, क्योंकि देखो आज से पहले हम क्या मानते थे, मतलब कि हमारे जो वेद ग्रंथ है ना उनके अंदर सब चीज़ें भरी हुई है। तो लेकिन लोग क्या है भाई, आज भी अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़नी है, तुमको अंग्रेज बनना है, और अंग्रेज क्या चाहते हैं भैया, इंडिया वालों से सीखो कुछ। तो अब पता नहीं कौन किससे सीख रहा है, बट जो भी है, अब इनके पिता वो चीज़ पहले से समझते थे कि अंग्रेज अपनी बकवास करते रहेंगे यहाँ पे, तो उन्होंने जो है अपने बेटे को बता दिया, बेटा बांग्ला में और हिंदी में सीखते रहियो। अब उनके बालक बसु को, उन्होंने जो है बालक बसु को बांग्ला स्कूल में दाखिल कराया, यानी कि अब छोटा बच्चा था, जैसे आप अब लोग मतलब ऐसे सरकारी में या प्राइवेट जो भी स्कूल में पढ़ रहे हो, वैसे ही उनका भी एडमिशन हो गया, लेकिन वो बांग्ला स्कूल था। जैसे अब बंगाल में क्या बोली जाती है भाषा, बांग्ला बोली जाती है, तो उसी स्कूल में उनका दाखिला हो गया, क्योंकि उनका ये उनका कहना था कि पहले मातृभाषा का ज्ञान होना जरूरी है, बाद में अन्य भाषाओं का। जैसे हम लोग हरियाणा से हैं, हमको हरियाणवी भाषा तो नहीं कह रहे हम, वैसे बोल लिया ये तो, लेकिन फिर भी एटलीस्ट हमको हिंदी तो आनी चाहिए, है ना, भाषा में हिंदी तो आनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदी अपने आसपास यहाँ हिंदी बोली जाती है। हरियाणवी तो मिक्स मसाला कर देते हैं, हरियाणवी, इंग्लिश, हिंदी, और मतलब पता नहीं कौन कितनी भाषाएं जोड़ के हम अगले को कुछ बोल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, बट जो भी है हमको एटलीस्ट हिंदी आनी चाहिए। आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता भाई, ये क्या है, इंग्लिश में 69, हिंदी में पता नहीं 79, इंग्लिश में, हिंदी में पता नहीं। तो ऐसे स्टूडेंट, या फिर तुम ऐसे, तो चलो नॉर्मल सी बात है, उनको जो है ना हिंदी में गणित सिर्फ 20 तक आता है, 1 2 3 4 20, और फिर उसके बाद 20 से आगे 21 22। अगर आप भी उन्हीं में से है तो भाई कमेंट करना जरूर से।
बट हाँ, मेजोरिटी ऑफ द केसेज ऐसे हो चुके हैं जिनको अपनी भाषा का खुद ज्ञान नहीं है, जिसको हम 69, 79 या 25, 85 जो भी है, जो भी वर्डिंग्स हम यूज करेंगे उनका पता हो। अब ये तो सिंपल सी बात है यार, वो ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजें थोड़ी ना, उनका भी पता नहीं है लोगों को, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अंग्रेजों के पीछे। अब उनके पिता ये बात समझ चुके थे, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने बांग्ला में एडमिशन करवाया और सीधा बोल दिया बेटा पहले अपनी बांग्ला, बाद में किसी दूसरी भाषा पे जाना तुम। अब स्कूल में बसु के अधिकांश मित्र गरीब और पिछड़ी जाति के बच्चे थे। अब ये तो अधिकारी का बच्चा था, ये बाकी लोग, उस समय माहौल जो था गरीबी का और पिछड़ी जाति का ही था। मतलब अमीर लोग बहुत कम बचे हुए थे, अंग्रेजों ने लूट खसोट कर रही थी बहुत ज्यादा और कर ही रहे थे लगातार, जिन्हें देखकर उनके मन में विचार आता था कि आदमी परिश्रम से ही ऊंचा होता है, धन या जाति से नहीं होता। यानी कि धन हो जाए, जाति बड़ी हो जाए तो उससे अमीर नहीं होता, वो विचारों से अमीर होता है, विचारों से मतलब ऊंचा होता है, ऊंचे व्यक्तित्व प्राप्त करता है। वो चीज समझ चुके थे वो बचपन में ही। मनुष्य बलहीन तो आत्म बल के गिरने या नष्ट होने से होता है। यानी कि मनुष्य बलहीन, ये इकट्ठा होना चाहिए था प्रोबेबली, तो चलो कोई ना। तो बलहीन का मतलब होता है जिसके अंदर कोई ताकत ना बची हो। तो वो कब होता है, जब उसके अंदर का खुद अपना आप को वो कमजोर समझने लग जाए, तो तभी वो कमजोर होता है एक्चुअल में, नहीं तो वो कमजोर नहीं होता। प्रारंभिक अध्ययन के उपरांत बसु ने अपनी 9 वर्ष की आयु में कोलकाता के हेयर स्कूल और बाद में सेंट जेवियर स्कूल में दाखिला ले लिया। अब मतलब क्या यार, 5वीं तक ही पढ़ा होगा मुझे लग रहा है ये। चलो जो भी है, जहां तक भी पढ़ा, उसके बाद ये इंग्लिश मीडियम जो भी अलग अलग भाषाएं जो सीखनी थी इसको, वो भी सीखी इसने। मतलब स्कूल से तो ऐसा ही लग रहा है। देखो सेंट जेवियर स्कूल, कैसी फीलिंग आ रही है आपको, अंग्रेजी मीडियम वाली आ रही है ना। चलो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। सेंट जेवियर स्कूल में, अब चलो वो तो हमें पता बता दिया यार, अच्छी बात है। यूरोपीय और भारत में रह रहे अंग्रेज छात्र पढ़ते थे। भारत में जो अंग्रेजों के बच्चे थे ना, अंग्रेज अधिकारी बने हुए थे भारत में बहुत सारे, तो उनके बच्चे थे, और यूरोप के जो आते थे तो वो पढ़ते थे। हाँ, मैं जैसा सोच रहा था नाम से कि हाँ इंग्लिश मीडियम ही था ये, जिनसे बसु ने मित्रता की और उनकी भ्रांत धारणाओं और वह चुनौतियों का सामना भी किया, क्योंकि वो अपनी नौटंकी झाड़ेंगे भाई, अपनी चोड़ में रहेंगे, तो उसका जो है उनको थोड़ा सहन करना पड़ा वो चीज़ें। वे विज्ञान की चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में प्राय व्यस्त रहते थे। विज्ञान में देखो, मैं मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से भी, अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, हम आपको कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, आपने जो भी टॉपिक ले रखे होंगे, बट हाँ विज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो कभी एंडलेस है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली। उसको सीखते रहो सीखते रहो। जैसे इतिहास है, हमें पता है भैया इतना है, इतना ही रहेगा, खत्म। अब गणित है, गणित में भी इंप्रूवमेंट होती है बट बहुत कम, माइनर सी। लेकिन विज्ञान के अंदर हर रोज कुछ ना कुछ नया बन रहा होता है, कुछ ना कुछ नई चीजें मिल रही होती हैं। तो इसीलिए विज्ञान इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है प्राचीन समय से ही, काफी पहले से ही। तो ये भी उनकी ऐसे ही जानकारी इकट्ठा करने में, अलग अलग चीज़ों की, वो ऐसे ही व्यस्त रहते थे। बसु 1880 में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। अब इंग्लैंड में जाके माना जाता है, इंग्लैंड में जाओगे बढ़िया पढ़ाई होगी, तो वो चक्कर में पहुंच गए वो भी। वहां उन्होंने चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन शुरू किया ही था कि स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण पढ़ाई छूट गई। मतलब जिस चीज़ की पढ़ाई करने गया वो ही खराब हो गई उनकी, और वापिस मतलब छूट गई, पढ़ नहीं पाए। फिर वे कैम्ब्रिज में क्राइस्ट चर्च कॉलेज में प्रकृति विज्ञान के अध्ययन में जुट गए। प्रकृति विज्ञान होता है ऐसे नेचर के बारे में पढ़ना, पेड़ पौधों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए गए वो, तो वहाँ उनको पढ़ने में जुट गए। पहले वाली की तो छूट गई भाई पढ़ाई। यहाँ के 2 अध्यापकों ने उनका बहुत मार्गदर्शन करा। ये अध्यापक प्रकृति विज्ञानी प्रोफेसर सिडनी विनीस और भौतिक विज्ञानी लाई रेले थे। अब ये नाम पूछ भी सकते हैं, प्रोबेबली चांसेस वैसे कम ही लग रहे हैं एग्जाम में पूछने के, बट 2 टीचरों ने उनकी जो है, ये भौतिक विज्ञानी होता है, फिजिक्स का टीचर था, और ये जो है नेचुरल साइंस कुछ होती होगी, तो उसका प्रोफेसर था ये। तो इन दोनों ने उनको काफ़ी गाइड करा। बसु सन 1885 में शिक्षा पूरी करके भारत लौट आए। अब पढ़ लिख लिया भैया, चलो बन गया मैं भी आधा अंग्रेज, मतलब पूरा ही बन गया होगा वैसे तो। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में मोतिकी का, अरे भौतिकी आना चाहिए था, मोतिकी क्या होता है, भौतिकी का प्राध्यापक नियुक्त कर दिया गया। वहाँ पे जाके जो है ना, वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में टीचर बन गए। वहाँ पे प्राध्यापक मतलब हेड टीचर कह सकते हो। वहाँ उन्हें जो है अंग्रेज प्राध्यापकों की तुलना में आधे से भी कम वेतन मिलता था, क्योंकि अंग्रेज हरामी थे। वो अंग्रेज अपने अधिकारियों को पैसा देते थे। उनका जो है ना, एक किताब लिखी गई थी उस टाइम पे कि भारत से पैसा कैसे लूटा जा रहा है। वो शायद आपको इतिहास में या हिस्ट्री में पढ़ोगे आप इस क्लास में, 10 नहीं आपके में भी शायद है प्रोबेबली, बट जो भी है सुनने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में।
तो उस किताब में बताया गया था अंग्रेज क्या टेक्निक लगा रहे थे, और वही टेक्निक इनके ऊपर भी अप्लाई हो रखी थी। क्योंकि अंग्रेजों का क्या मानना था कि अपने जो अंग्रेजी अधिकारी थे, इंग्लैंड के लोग थे ना, उनको तनख्वाह ज़्यादा देते थे, जिससे क्या होता था वो पैसे लेते अपने देश भेज देते अंग्रेज अपने इंग्लैंड में, और वहाँ पे जाके खर्चा होता। तो इससे भारत में संपत्ति धन की कमी होने लगी, और वो शांति के साथ धन निकालते रहे, पता भी नहीं लगा लोगों को। तो धन निष्कासन ऐसा कुछ कहा जाता है उसको। तो वही चीज़ हुई यहाँ पे भी, जो अधिकारी था ये बने प्राध्यापक, बाकी अंग्रेज वालों को ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, इनको आधे से भी कम दे रहे थे। उन्होंने अवैतनिक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर इसका विरोध किया। अवैतनिक प्रोफेसर होता है बिना, मैं तो तेरी ये भाई मतलब दूसरे अफसर की तनख्वाह मान लो 5,000 रुपये, ठीक है, और इनकी है 1,000 रुपये। तो बेइज्जती की बात है ना, आधे आधे से भी कम इतनी तनख्वाह है, बोल रहा मैं सर मर पड़े, मैं 1,000 भी नहीं लूंगा, मैं बिना वेतन के पढ़ा लूंगा, इससे बढ़िया तो क्या क्या कर लूंगा मैं इस तेरे 1,000 का भी। तो वो चक्कर में उन्होंने इसका विरोध करा कि ऐसे बकवास है ये। तो इस अनोखे संघर्ष का परिणाम था कि बसु को गत 3 वर्षों का पूरा वेतन दिया गया। तो 3 साल का पूरी तनख्वाह पहले ही दे दी, भैया ऐसे मत बेइज्जती मत कराओ तुम देश की। मतलब देश की तो क्या थी, उनकी अंग्रेजों की बेइज्जती थी, अंग्रेजों का राजपाट चल रहा था। सन 1885 में बसु ने शॉर्ट रेडियो तरंगों की खोज कर दी। अब ये शॉर्ट रेडियो तरंगे जो है ना, वेव्स आती है, रेडियो वेव्स सुना होगा आपने, साइंस पढ़ रहे होगे, रेडियो तरंगे भी कहते हैं उनको हिंदी में। देखो आप हिंदी वाले तो समझ जाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ा इंग्लिश में बता देता हूँ बीच में, कि क्या जो अंग्रेजी अंग्रेजी में पढ़ते हैं कि उनको पता लग जाए क्या चीज़ की खोज करी थी। तो शॉर्ट, ये दो टाइप की रेडियो वेव्स होती है, शॉर्ट रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो इन्होंने शॉर्ट रेडियो वेव्स की जो है इन्होंने 1885 में खोज कर दी थी, ढूंढ निकाला इन्होंने खुद। इन्होंने जो है पटसन के सूक्ष्म रेशे, पटसन जूट को कहते हैं आई थिंक, तो जूट के जो है ना सूक्ष्म रेशे जैसी सूक्ष्म सामग्री से विद्युत तरंगों के ध्रुवण को ग्रहण करने वाले उपकरण बनाने में भी सफलता प्राप्त करी। मतलब इन्होंने ऐसा कुछ डिवाइस बनाया था जिससे जो है ना जूट से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ ऐसी बनती थी। तो आई थिंक तो ऐसा ही कुछ बनाया होगा उन्होंने। उनकी सहायता से विद्युत उपकरण रिसीवर तैयार किया गया, जो ऐसे मतलब बोल सकते हो, देखेंगे आगे पता लग जाएगा क्या बनाया था उन्होंने। तो एक रिसीवर उन्होंने तैयार करा। उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा वायुमंडल में वायरलेस की तरंगों के अस्तित्व को सिद्ध कर दिया कि बिना तार के हम वेव्स को भेज सकते हैं। वो चीज इन्होंने साबित कर दी थी। बसु के बेतार का यह आविष्कार सन 1885 में कोलकाता नगर भवन में पुष्टिपूर्ण शोध कार्य मान लिया गया कि उन्होंने हाँ एक्चुअली में कुछ डिस्कवरी करी है, ये मान लिया गया था उस टाइम पे। उन्होंने यह कार्य अपने स्वनिर्मित उपकरणों से विद्युत तरंगों को 2 कमरों की दीवार पार करके तीसरे कमरे में पहुंचाकर एक तोप और एक पिस्तौल चलाकर बारूद के ढेर में विस्फोट करके दिखाया। यानी कि उन्होंने एक ऐसा, जैसे होता है ना डिटोनेटर, रिमोट कंट्रोल कहते हैं, तो जैसे आजकल आता है यार, फोन से आप कुछ भी मतलब ऐसे बम पटकाने हो, या फोन से ड्रोन चला सकते हैं, काफी सारी टेक्नोलॉजी अब इंट्रोड्यूस हो रही है ना। तो वो चीज उन्होंने 1885 में ढूंढ निकाली थी सबसे पहले। अब बसु के साथ मार्कोनी, मार्कोनी जानते हो कौन है? ये वही बंदा है जिसने रेडियो की खोज करी थी। तो बसु के समय मार्कोनी ने भी अंग्रेजों और यूरोपीय वैज्ञानिकों के सहयोग से लंबी दूरी तक रेडियो तरंगे भेजने वाला एक यंत्र बना लिया। अब इन्होंने तो ऐसे बम रिमोट कंट्रोलर टाइप का बनाया जो शॉर्ट एरिया में जो है, क्योंकि नाम क्या है, शॉर्ट रेडियो तरंग। अब ये जो मार्कोनी ने जो रेडियो बनाई थी वो थी लॉन्ग रेडियो तरंगों के ऊपर, मतलब ये थी शॉर्ट रेडियो वेव्स और ये थी लॉन्ग रेडियो वेव्स जो मार्कोनी ने बनाई थी। अब दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी थी, बस एक का काम पास वाली चीज़ों के लिए था, एक का दूर मैसेज भेजने के लिए, जैसे फ़ोन वगैरह होता है ऐसी चीज़ों में इन्होंने मार्कोनी ने वो चीज़ बना ली। अब इसके बाद क्या हुआ, जगदीश चंद्र बसु ने 2 वर्ष कड़ी मेहनत करके रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग नामक मोनोग्राफ छपवाए, किताब या कुछ ऐसा छपवाया, मेरे को नहीं पता मोनोग्राफ किसको कहते हैं। तो वो चीज़ छपवा ली इन्होंने, जिसे देखकर आलोचक विज्ञानी हतप्रभ रह गए, मतलब कि वो फड़क गए भाई वहां पे कि ये क्या मजाक हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अंग्रेज अपने आप को डेढ़ सियाना मानते थे। अब वही चक्कर हुआ, अब भारत वालों ने कैसे कर दिया। सभी देशों के विद्वान वैज्ञानिकों ने श्री बसु को आदर्श वैज्ञानिक माना कि हाँ तू बढ़िया वैज्ञानिक है, चलो कोई ना, देखते हैं तेरे को भी बताते हैं। पौधों के क्रिया विज्ञान पर अनेक देशों में शोध कार्य शुरू कर दिए गए, पढ़ाई वगैरह उनके बारे में स्टडी करना वो शुरू कर दिया। इससे उनकी ख्याति बढ़ने लगी, उनके मतलब उनकी पॉपुलैरिटी जो है बहुत दूसरे देशों में भी जाने जाने लगे वो। उन्हें रॉयल सोसाइटी ने अपना सदस्य बना लिया। उनका विवाह सन 1887 के जनवरी में अबला दास के साथ हुआ। वह प्रसिद्ध वकील दुर्गा मोहन दास की बेटी थी। वह विवाह के समय मद्रास मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शास्त्र का प्रशिक्षण ले रही थी।
यानी कि वो वही पढ़ाई पढ़ रही थी जिसके बारे में जिसको जो है बसु पढ़ना चाहते थे। अब वहाँ पे वो गड़बड़ हो गई भाई, बीमार हो गए या कुछ, जो उसकी वजह से उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन अब उनकी जो पत्नी थी वो पढ़ी लिखी थी, वहाँ पे उसी चीज़ को पढ़ रही थी, किंतु इनकी जीवन संगिनी बनने के लिए उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अब वैवाहिक जीवन में इस दंपति को एक तीव्र झटका लगा। उनके प्रथम नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। अब भाई ऐसे परिवार में मतलब ऐसे बच्चा मर जाए तो बुरा लगता है ना, मतलब पहला ही बेटा था वो और वो उसी की डेथ हो गई। अबला एक सुचित्रा समाज सेविका और परिश्रमी महिला थी, वो भी ऐसे समाज की भलाई के लिए काम कर रही थी। सन 1896 में बसु यूरोपीय वैज्ञानिकों के निमंत्रण पर इंग्लैंड चले गए। उनके शोधपूर्ण, अब फेमस हो गए थे ना वो इंग्लैंड के अंदर कि भैया ऐसी चीज बना दी है, क्योंकि मार्कोनी उधर का ही था। तो उनके जो है शोधपूर्ण भाषण और कार्यों की प्रशंसा करते हुए फ्रेंच अकादमी ऑफ साइंस के प्रोफेसर अध्यक्ष प्रोफेसर एन ए कोर्नू ने कहा, क्या बात कही उनसे, आपको अपनी प्रजाति की परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रजाति का मतलब है कि भारत की जो सभ्यता संस्कृति जो चल रही थी उसको वापिस से जगाने की कोशिश करनी चाहिए। जो विज्ञान और कला की मिसाल थी, भारत में तो हुई थी ना, पहले बहुत सारी चीजें हमें मिलती है, तो उसी को कह रहे थे कि तुमको इसकी शुरुआत करनी चाहिए, उसको वापस जगाने की कोशिश करनी चाहिए। फ्रांस में हम सब आपकी प्रशंसा करते हैं और उत्तरोत्तर उन्नति करते रहने की कामना भी। उन्हें भारत के महान सपूत कहकर सम्मानित किया गया, तो ऐसा कुछ उनको कहा गया था। अब बेसिकली देखो भाई, बेइज्जती थोड़ी ना करेंगे अंग्रेज, या इतना फेमस बंदा हो चुका है, वो बेइज्जती करेंगे तो बवाल नहीं मच जाएगा। तो अब देखो उस समय अंग्रेजों का मकसद क्या था, जो अंग्रेज लोग थे कि भैया चलो ठीक है भारत वालों पे कब्जा करना, लेकिन ये उनके लेवल से आगे निकल चुका था, तो इसीलिए जो है वो इसकी इज्जत करते थे। जो आगे निकल जाता उसकी इज्जत होती ही है। 10 मई सन 1901 को लंदन में रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस हॉल में बसु ने अपने पेड़ पौधों की संवेदनशीलता का प्रयोग दिखाया, एक्सपेरिमेंट दिखाया उधर करके। यह प्रयोग देखकर सभी वैज्ञानिक और दर्शक आश्चर्य में डूब गए कि ये कैसे हो सकता है रे। वे बसु के शोधपूर्ण विवेचन कार्य की प्रशंसा कर उठे, बोला भैया मजा ही आ गया, तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट था खतरनाक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। इस अवसर पर बसु ने सोसाइटी से कहा, यदि वह लेख से संतुष्ट नहीं है तो मेरे इस लेख को प्रकाशित ना किया जाए। अब उन्होंने कुछ लिख के दिया था उसके बारे में, तो अगर तुमको बढ़िया नहीं लग रहा भैया मत लिखो, मेरा क्या लेके जाओगे तुम, क्योंकि मैं इसमें जरा भी परिवर्तन करने को तैयार नहीं हूँ। अब उन्होंने जो चीजें उसके बारे में बताई थी ना, वो चाहते थे कि उसको थोड़ा मॉडिफाई करे और कम बताए उसके बारे में, ज्यादा मतलब ऐसे ओपन चीजें नहीं बतानी चाहिए उसको, वो खतरनाक हो सकती हैं उनके बारे में। तो सो इस वजह से वो चाहते थे उसको बदल दे, लेकिन उसने मना कर दिया। बसु के विभिन्न वैज्ञानिक तर्कों को सुनकर भौतिक विज्ञानी सर रॉबर्ट आइंस्टाइन ने कहा, मुझे यह जानकर अति खुशी हुई कि धातुओं में भी जीवन होता है, मुझे यह ज्ञान नहीं था। रॉबर्ट आइंस्टाइन समझते हो ना, वही आइंस्टाइन जिसको आप पढ़ पढ़ के पागल हो रखे हो विज्ञान में साइंस में, तो वही है ये, ठीक है। तो उसने कहा मेरे को नहीं पता था कि मेटल्स के अंदर भी जिंदगी होती है, क्या मतलब जीवन होता है। बौद्ध शोध संस्थान की स्थापना और उनकी अंतिम इच्छा। 30 नवंबर 1917 को बोस शोध संस्थान स्थापना के अवसर पर, ये ऐसे आएगा, एक डंडा लग जाता है यार, एक कहाँ रह जाता पता नहीं। तो इसके संस्थान के स्थापना के अवसर पर कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने संस्थान पर काव्य गीत प्रस्तुत किया था। इस अवसर पर बसु ने आगंतुकों से स्वराष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाए जाने की बात पर बल दिया कि तुमको अपने राष्ट्र को बेहतर बनाना है, मतलब अपने देश को बेहतर बनाना चाहिए हमारे भारत को। उन्होंने घोषणा की, हमें पश्चिमी देशों को छोड़कर अपने मूल तथ्य नहीं गंवाने चाहिए, हमारे जो कोर चीज़ें हैं वो नहीं वेस्ट करनी चाहिए। देश के नए आविष्कार ही भविष्य की पूंजी है, जो भी हम डिस्कवर करेंगे, क्योंकि अंग्रेज जो बनाएंगे तो भैया सारा पैसा अंग्रेजों के पास जाएगा, हम बनाएंगे तो पैसा हमारे पास आएगा और देश अमीर होता जाएगा, लोगों के हालात बढ़िया होते जाएंगे। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि समस्त वैज्ञानिकों द्वारा इस संस्थान को सहयोग दिया जाए और इसे विकसित किया जाए, ताकि उन्हें अपने शोध कार्य में एक नए सबल संबल मिले और अभावों को समझकर वे एक दूसरे की समस्याओं का समाधान कर सके। अब बसु ने यह भी कहा था उस समय कि वैज्ञानिकों का शोध उनकी निजी महत्व बढ़ाना नहीं है, बल्कि मानव को संसाधनों के द्वारा लाभ पहुंचाना होता है। उनको फायदा, मनुष्य को फायदा होना चाहिए ना सब लोगों को। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु को डॉक्टरेट की अन्य उपाधियां भी मिली।
23 नवंबर 1937 को मधुमेह और रक्तचाप यानी कि शुगर और बीपी की बीमारियों के कारण उनका देहांत हो गया। और उस समय वे 79 साल के थे, मतलब अब 79 बोल देता हूँ भाई तुम्हारे लिए, ठीक है। तो चलो कोई ना, तुम पढ़ लेना, हिंदी में जरूर पढ़ लेना यार गणित को कम से कम। तो 79 या 79 जो है वर्षों के वो थे। ऐसे महान वैज्ञानिक पर देश को गर्व है। तो ये थी इनकी एक जीवन भरी कहानी। टोटली समरी से इनकी जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है। एक तो हमें सीखने को मिलता है कि अपनी भाषा के साथ जुड़े रहो, भले ही तुम्हें दूसरी भाषा पढ़ रहे हो। जैसे हम लोग अभी इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश एक्चुअली तुम अगर सोचोगे ना बैठ के, भाई हम पढ़ते क्यों हैं, सोचे मुद्दा तो यही है ना कि हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है भैया, कुछ चीजें चलानी है, लेकिन आपको एटलीस्ट अपनी भाषा का पता होना चाहिए ना। तो देखो ज़्यादातर मेन पंगा तो क्या रहता है कि अपना जो है ना अंग्रेजों वाला सिस्टम, पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा ऐसे बना रखा है कि अंग्रेजों के ऊपर ही निर्भर पड़ा हुआ है। तो वो भी एक दिक्कत है कि हाँ हमें अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, लेकिन हाँ यार अपनी भाषा है वो तो पढ़नी ही चाहिए, वो आनी चाहिए तुमको। तो उसको कर लेना। और हाँ उसके बाद में जो है वो तो आपकी इच्छा भैया, पढ़ना है जो पढ़ वो पढ़ते रहो आप। लेकिन हाँ मैं तो बता रहा हूँ बस उस चीज़ के बारे में। और इन्होंने जो मेन जो खोज करी थी वो थी क्या थी, शॉर्ट रेडियो वेव्स की बोल सकते हो, रिमोट कंट्रोल, क्योंकि एक वेव से बहुत कुछ हो सकता है। तो वही चीज इन्होंने डिस्कवर करी थी, उस वेव की इन्होंने खोज करी थी। तो ये थी इनकी डिस्कवरी। और बाकी जो है ना आपको अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर उनमें पता भी लग जाएगा कैसे प्रश्न आएंगे कैसे नहीं आएंगे। तो बता भी दूंगा मैं उसमें कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, पढ़ना कौन सा, क्या टॉपिक्स आ सकते हैं वो बता दूंगा साथ में टेक्सचुअल वालों में से। और उसके अलावा जो है ना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिल ही जाएगी, तो वहाँ पे आपको और आइडिया लग जाएगा। वो मैं कंप्लीट एक पूरी बुक की एक ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वो लास्ट में बनाऊंगा जब आपकी ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी ना, तब एक कंक्लूजन वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि 10 ही नंबर की आनी आ रही है बुक, 10 या 12 नंबर मैक्सिमम। तो उस उतने नंबर में इतने सारे चैप्टर्स में से क्या क्या आएगा यार, एक एक नंबर के 2-4 पर्सन पूछेंगे, वो 10 पर्सन पूछेंगे बस, है ना। तो इसीलिए जो है बाद में बनाऊंगा, इकट्ठी वीडियो बनाऊंगा मैं, ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी वो, ठीक ठाक वीडियो बनेगी। सो उसको देख लेना, उससे आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। फिलहाल वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।